स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के बारे में कि कक्षा 12 का जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है उसे किस प्रकार से आपको हल करना था और मैक्सिमम आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नंबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हो, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए थे, वो आपको देखने थे। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में जैसे ही आपने अपने पेपर को ओपन किया तो आपको यहाँ सेक्शन 1 दिखाई दिया। और सेक्शन फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हो, सेक्शन फर्स्ट के अंदर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ इसमें 9 प्रश्न दिए गए और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस प्रकार से 9 नंबर के यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइज वाज द ट्रेंच, कि यहाँ आपको ट्रेंच की जो साइज़ है उसके बारे में आपको बताना था। तो ट्रेंच की साइज़ के बारे में आपको यहाँ बताना था कि जो ट्रेंच की साइज़ है, ट्रेंच अबाउट, यहाँ से आपको लिखना था ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ोगे तो प्रश्न नंबर 2 आपको दिखाई देगा। व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कॉल्स, कि रेड हॉट कॉल्स के ऊपर चलने से पहले उस व्यक्ति ने क्या किया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से द एल्डरली, इसका आंसर आपको यहाँ से देना है कि जिस एल्डरली व्यक्ति ने क्या किया, एन एल्डरली, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा एन एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बुकेट ओवर हिज बेयर फिट, ओवर हिज बेयर फिट तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना है व्हाट हार्म वाज काज्ड टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रेड हॉट, रेड हॉट रेड हॉट कॉल्स लिंकिंग अराउंड हिज बेयर फीट एज ही स्लोली वॉकड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 4 है व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि उस नरेटर ने उस व्यक्ति को कब पहचाना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, इट वाज ए हैंडकरचीफ एंड इट वाज देन दैट ए आई रिकॉग्नाइज्ड हिम तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 5 है व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन। प्रश्न नंबर 5 है व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा कि जो भीड़ थी उसने क्या किया। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, इट अम्यूज्ड हिम, इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे हु वाज हेडिंग द ट्रूप, हु वाज हेडिंग द ट्रूप वाले का आंसर हो जाएगा, पैसेज आपका जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से इसका आंसर हो जाएगा देर वाज अनोदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमेंट एक्ट बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग ए स्वेलो ट्रेंच तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिखाई देगा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी नॉट वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना। तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होने के लिए यहाँ आपके पास में जो मीनिंग्स दी गई है वो दिया गया है छिचला, यानी कि स्वेलो। और ये यहाँ ये लिखा हुआ स्वेलो, ये जो स्वेलो लिखा है उसका आंसर राइट इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अगला प्रश्न था सीन, सीन का यहाँ आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो सीन का यहाँ सिमिलर वर्ड हम लिखेंगे एक्ट, कि यहाँ जिन्होंने एक्ट लिखा है उनका आंसर सही हो जाएगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है अपोजिट ऑफ फ्लुएंट। अपोजिट ऑफ फ्लुएंट का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्प्लेंसिड। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह है, बहना पानी का, और स्प्लेसिटी यानी छिड़कना, हल्के हल्के छींटे देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंस्पेक्टर रोबिशन हैड बीन कम्प्लीटली इन द डार्क।
द अंडरलाइन फेजेज मीन्स, यानी इन द डार्क का अर्थ यहाँ हमें बताना है, तो इन द डार्क का अर्थ होगा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन जिन्होंने किया उसका आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट है द रोब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन कार पार्किंग। यहाँ जिन्होंने जो कार पार्क किया है, कार पार्क बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगला प्रश्न है द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द न्यूज़पेपर। प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा सही उत्तर न्यूज़पेपर। फिर जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द अनवांटेड मैन एट द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। इंस्पेक्टर ओबिशन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन। इसमें पांचवें में क्या आ जाएगा, द किचन आ जाएगा। इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन, इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इनटू द स्ट्रीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनटू द स्ट्रीट। फिर क्वेश्चन नंबर बी के अंदर आपको क्या करना था, ट्री प्लांटेशन के बारे में एक नोटिस यहाँ लिखना था। ट्री प्लांटेशन के बारे में आपने नोटिस यदि लिखा है तो सही है, या फिर आप यहाँ लिख सकते थे कि आपको अपनी मोटरसाइकिल सेल करनी है, ओल्ड मोटरसाइकिल, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ कर सकते थे। यानी दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको आपके हॉस्पिटल की लोकेलिटी के अंदर जो मिजरेबल कंडीशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करना था, या फिर आप इस दिए गए पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते थे। फिर जैसे ही प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ोगे, प्रश्न नंबर 5 आपको वहाँ मिला था कि आपको यहाँ एक बिजनेस लेटर लिखना है, तो या तो आप यहाँ एक बिजनेस लेटर लिख सकते थे, या फिर आप एक जॉब एप्लीकेशन लिख सकते थे। वहाँ पर एक पोस्ट वैकेंट है, पोस्ट ऑफ कलरक, और इसके अंदर आपको रिज्यूम भी बनाना था। यानी एक पेज के अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, दूसरे पेज के अंदर आपको रिज्यूम तैयार करना था। इस प्रकार से यदि आपने किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। फिर जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, सेक्शन सी हमें दिखाई देगा। तो इससे पहले हमारे इस चैनल पर दिए गए जो वीडियो है उनमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो भी मैच हुए हैं, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के आंसर किए वो भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी हमें यहाँ विच का प्रयोग करना था। किसका प्रयोग, विच का प्रयोग करना था। विपिन सोल्ड द पेंटिंग ही पेंटेड इट ओवरनाइट। तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते थे, विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच, यानी कि इस ही को हटाकर विच कर सकते हैं, या तो हम ही को हटाकर विच पेंटेड इट ओवरनाइट हो जाएगा। या फिर एक दूसरे तरीके से हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे विपिन विच, विपिन के बाद में सीधा विपिन के बाद में क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। विपिन विच इट ओवरनाइट सोल्ड द पेंटिंग हो जाएगा। फिर दूसरा था सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। अब देखो पुट ऑफ यहाँ आ रहा है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब भी है। पुट ऑफ का अर्थ होता है बुझाना, बंद कर देना, यानी कुछ भी जैसे कोई लैंप वगैरह है तो उसको बुझाते हैं। और ये अपना जो दिया गया वीडियो था उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया गया था कि पुट ऑफ से संबंधित भी क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। तो इसका हमें वैन का प्रयोग कैसे करना है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे सी पुट ऑफ, इसका हम प्रयोग करेंगे सी पुट ऑफ द लाइट वैन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। या फिर दूसरे तरीके से इसको लिखो तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट वैन सी पुट ऑफ द लाइट्स भी करोगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आपको आगे क्या करना था, कंबाइन ईच सेट सेंटेंस इनटू एज डायरेक्टेड, कि आपको जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है कि प्रथम जो सेंटेंस है इसको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बदलना है। तो यहाँ देखिए जैसे सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बदलना है। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक तो एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है, एज वेल एज, या फिर बोथ एंड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। बोथ एंड का प्रयोग करोगे तो भी सही है, या फिर एंड का प्रयोग करोगे तो भी सही है। तो यहाँ हम इसका जैसे बना रहे हैं सुशील वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, या फिर ऐसे बनाएंगे सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड। तो ये दोनों ही तरीके से, यानी ये जो दूसरी जगह सुशील आया है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर अगले में हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि यहाँ जो इट है इसको उठा देंगे, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, और ये अपना जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बन जाएगा। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो प्रश्न नंबर 8 अपना है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर 3 जो वर्ड्स दिए गए उनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है।
रिच ट्राइब्यूट्स आर पेड ब्लैंक स्पेस द ग्रेट मैन, रिच ट्राइब्यूट्स आर पेड ब्लैंक स्पेस द ग्रेट मैन फॉर टू और बियॉन्ड। तो यहाँ हमें टू का प्रयोग करना है, हमें यहाँ टू का प्रयोग करना है, यानी कि टू का प्रयोग किया है क्योंकि पे के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो पे की सेकंड फॉर्म पेड है, इसलिए हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। ये आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर दिया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज क्रिएटेड ए हुईज रिवोल्यूशन। तो यहाँ हमें सही जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग करना है, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे, और जिन छात्र छात्राओं ने यहाँ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया उनका सबका आंसर ये करेक्ट है, सही है। फिर नेक्स्ट अगले में फ्रेजल वर्ब दिया गया है प्रियंका ऑप्टेटेड फॉर द मैथमेटिक्स ग्रुप सी गेट्स अलोंग, इसके अंदर आ जाएगा गेट्स अलोंग, सी गेट्स अलोंग विथ हर डिसीजन। फिर नेक्स्ट है आई मस्ट ब्लैंक स्पेस माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पुट आउट और पुट ऑफ दो शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है कि स्थगित कर देना, अपना जो विचार है उसको कुछ क्षण के लिए स्थगित कर देना, तो यहाँ पुट ऑफ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, पुट ऑफ का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, जिससे कि आपका जो सॉरी पुट ऑफ का प्रयोग नहीं, यहाँ हम पुट आउट का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब बुझाना होता है और पुट आउट का मतलब स्थगित करना, कि हमने कुछ क्षण के लिए अपनी जो विजिट है, यात्रा है, उसको पुट आउट कर दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी की ओर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन डी में हमें दिखाई दे रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ अपने पास में एक जो पैसेज है वो दिया गया है, और इस पैसेज को पढ़ के हमें यहाँ दिए गए जो प्रश्न है इनको हम हल करेंगे। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, बिना समय गवाए हम सीधे अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो प्रश्न है वो दिया गया है व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, कि नरेटर को क्या डर था। तो यहाँ हम लिखेंगे नरेटर को डर किस बात का था, नरेटर को डर था वाटर का, यानी कि वो वाटर के पास में जाते उसके पुराना जो पैनिक था वो उसके पास में आ जाता था। तो द नरेटर फियर ऑफ वाटर, यानी कि नरेटर को किसका डर था, वाटर का डर था, तो फियर ऑफ वाटर हम यहाँ करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिसाइडेड टू गेट, यानी इसका आंसर कहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, एंड लर्न टू स्विम तक इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जैसे ही हम देखते हैं व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, वाज टिप वाज गिवन टू द नरेटर, यानी कि वर्णनकर्ता को, लेखक को क्या टिप उस इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताई गई जिससे कि आप तैर सकते हो, तैरने में सफल हो सकते हो। तो यहाँ देखो वह उसे क्या बताता है, ही टॉट मी, ही टॉट मी यहाँ से हो जाएगा ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज इनहेल, कि जब भी आपका मुंह पानी के अंदर हो तो आपको एक्सेल करना है, और जैसे ही आपका नोज पानी के बाहर आए तो आपको इनहेल करना है, इस प्रकार से उसको सिखाया गया। फिर नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लेक हिज फियर, कि कितनी बार कोशिश उसको करनी पड़ी अपना डर भगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ ए टाइम। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सेल, एक्सेल का अपोजिट ये देखो यहाँ रहा एक्सेल और इनहेल। तो मैं आशा करता हूँ शायद ये सभी प्रश्न आपके सही होंगे। एक्सेल का यहाँ अपोजिट इनहेल दिया गया है। फिर नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर। तो सडन अनकंट्रोलेबल फियर का अर्थ यहाँ दिया गया है पैनिक, यानी आतंकित होना, डरना, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपकी बुक्स के जो दिए गए क्वेश्चन आंसर है उनसे आपको करना था, तो शायद आपने अच्छे से हल किया होगा इनको। और आपकी यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, जो फिशरमैन की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो आपकी कीपिंग क्वाइट से ली गई है। कीपिंग क्वाइट के जो राइटर है वो है आपके पेब्लो नेराडू और ऑन्ट जेनिफर। दूसरी जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी जो ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंच एक्रोस स्क्रोन ब्राइट ओपेज डेनियंस ऑफ द वर्ल्ड दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेक इन द स्लिक सेवर्लिक सर्टेनिटी। तो यहाँ आपने यदि दूसरी एक्सप्लेनेशन की है तो आपको लिखना था दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम
आंट जेनिफर्स टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच की एड्रीन रिच के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसमें द पोइट डिस्क्राइब अबाउट आगे आपको करना था, द पोइट डिस्क्राइब अबाउट आंट जेनिफर्स टाइगर। फिर आपको पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन लगानी थी, यानी कि इसमें आपको 3 पॉइंट बनाने थे, 1, 2 और 3। तो फर्स्ट के अंदर आपको रेफरेंस लिखना था, दूसरे में आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना था और तीसरे में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना था। इस प्रकार से आपको 3 पॉइंट बना के इसको हल करना था। तो शायद ये आपकी दोनों एक्सप्लेनेशनों में से कोई सी एक जो आपने की है वो सही होगी। और ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपकी 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन थी, यानी कि ये पहले ही आपको पहले के वीडियो में बता दिया गया था कि एक्सप्लेनेशन के जो क्वेश्चन है इनको आपको विशेष फोकस रखना है, विशेष ध्यान इनके ऊपर आपको रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था वो आपके पोइमो से आया था। आपको जो मेन थीम है वो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की थीम बतानी थी, या फिर आप शॉर्ट समरी कर सकते थे माई मदर एट 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 फिर आपके वही पोइम से आया था, वो ट्विस्टेड बोन्स जो है वो किसका सिंबलाइज था। तो ट्विस्टेड बोन वहाँ की जो सिचुएशन है, उन बच्चों की पुअरिटी की जो कंडीशन है उसके बारे में ये वर्णन किया गया है, यहाँ बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अगला प्रश्न था आपका, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिप्रिशिएटेड इन द पोइम। व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिप्रिशिएटेड इन द पोइम, ये ए थिंग और ब्यूटी से आपका लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15वां प्रश्न है, वो था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स के अंदर आपको देना था। हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज फॉर द महाराजा टारगेट, की महाराजा को टारगेट पूरा करने के लिए जो 100 टाइगर 100वें नंबर का जो बाग है वो कैसे मैनेज किया गया। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है जो मिनिस्टर और उसकी वाइफ थे दोनों एक मैसूर के चिड़ियाघर से जू से उस टाइगर को उठाकर लाए थे रात को और लाकर जंगल के अंदर उन्होंने डाल दिया था। तो इसका आपको इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब करना था। फिर नेक्स्ट इसी का था, हाउ डिड द मिस्टर लैम मोटिवेट डेरी, कि मिस्टर लैम डेरी को किस प्रकार से मोटिवेट करते थे, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको क्या करना था, वाई वर डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ अफेयर्ड, कि डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी क्यों भयभीत थे। ये इसमें दोनों प्रश्न आपको करने थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, और इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था, ये दोनों ही प्रश्न आपको हल करने थे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17वें नंबर का प्रश्न है, वो आपको हल करना था। द एस्ट्रोलॉगर वोव्ड टू कट ऑफ हिज स्टफ, द एस्ट्रोलॉगर वोव्ड टू कट ऑफ हिज स्टफ इफ ही डाइड, द एंड्रे टाइगर वाज किल्ड, बुक्स वर फॉल्स, या फिर रिवार्डेड। यानी चारों में से एक जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, द हेंड्रे टाइगर वाज किल्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ। तो यहाँ हमें इसका भी सही आंसर जो देना है वो देना था कि यदि वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट फास्ट और फ्यूचर। फिर है, हाउ लॉन्ग हैज़ द जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 2 years। फिर नेक्स्ट है, हेड एंड अर्ली फेस। तो अगली फेस किसका था, हेड एंड अगली फेस था, अगली फेस था डेरी का। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवान अपियरिंग फॉर। तो यहाँ जर्मन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मन जिन्होंने किया है उनका सही उत्तर है। हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स स्टडीइंग हार्ड, और स्टडीइंग हार्ड यहाँ जिन्होंने किया है उनका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे अंक इस परीक्षा में मिलने वाले हैं आपको, और इस परीक्षा के बाद में आगे की जो परीक्षाएं हैं उनकी भी आप तैयारी निरंतर जारी रखें। और अगली जो परीक्षाएं हैं उनके मॉडल पेपर भी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगली परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।